सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ शहबाज हैं जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करते हैं। पीएम की सारी एक्टिविटी पर बड़ी भरपूर उनकी नज़र रहती है, क्योंकि आज जो मौज़ूआत हमने सेलेक्ट किए हैं जिन पर हम बात करेंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो फंक्शनिंग है उसके हवाले से ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र होगा। इस वक्त जो क्राइसिस है, एक तो आपको पता है कोरोना वायरस जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो ममालिक हैं वो इसकी लपेट में आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में दुनिया मुतासर हो गई है इससे। जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक आइंदा कई माह तक ये क्राइसिस चलेगा और बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस बीमारी में मुब्तला होगी। अगरचे जो डेथ रेट है इसका ये 2% से भी कम है, लेकिन जिस बड़े स्कोप पर यह बीमारी फैल रही है और जिस तरह इसने इस दुनिया की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको मुतासर किया है, हम ये कह सकते हैं कि जब ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी तो ये कहा जाएगा कि द वर्ल्ड इज़ नॉट सेम। क्योंकि इस वक्त ममालिक हैं बहुत सारे जिन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, फ़्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान फ़्लाइट सस्पेंड हैं। सऊदी अरब ने बंद कर दी हैं, यूएई ने वीज़े बंद कर दिए हैं, कुवैत ने बंद कर दिए, ईरान ने अपने जो बॉर्डर हैं उनको बंद किया। ईरान में जुमा के जो इज्तिमात हैं वो बंद कर दिए गए हैं। टर्की ने भी उस पर पाबंदी लगा दी गई। कुवैत में लोग जब अज़ानें देते हैं तो उसमें वो फ़िक्रे शामिल करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने घरों में नमाज अदा करें। पाकिस्तान में भी हुक्काम जिस तरीके से इसको डील कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स कराची में आज तवक्को की जा रही है कि वो बंद कर दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स को बंद करने की बात हो रही है। मैरिज हॉल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। लाइफ जो है इट हैज़ कम टू एन हॉल्ट, अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं है। और इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसका जो इम्पैक्ट है लोगों को समझ नहीं आ रही। जो लोग कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, कि वो अपने बिज़नेस के एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे। किराया तो बहरहाल उन्हें देना है, जो लोग उनके यहाँ मुलाजमत करते हैं उनकी तनख्वाहें भी देना है। कहाँ से आएंगे वो सारे पैसे? एक बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है। कोई कंटेंजेंसी प्लान, लोगों ने जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेसमैन ने कर्ज़े लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म कर्ज़ा लिया होता है, लॉन्ग टर्म कर्ज़ा लिया होता है। लोगों के क्रेडिट कार्ड्स हैं जिस पे वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घरों के अखराजात अदा करते हैं। महीने के एंड पर उन्होंने अपने उन क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट देनी है। कौन देगा वो पैसे? कहाँ से आएंगे वो सारे पैसे? मगरिब में हम देखते हैं जहाँ से ये क्रेडिट सिस्टम का आगाज़ हुआ, वहाँ पर अमूमी तौर पर ये होता है जब कोई एमरजेंसी इस तरह की डिक्लेयर कर दी जाए तो बैंक्स जो हैं या जो क्रेडिटर है वो आपको टाइम देता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जिसमें वो चीज़ आपके क्रेडिट रिकॉर्ड पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। आपको आसानी देने की कोशिश करती है रियासत। अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया और ताकि लोग जब पैसे उठाएं अपने पैसे पेमेंट करने के लिए तो उनको सूद ना देना पड़े, क्योंकि पैसे इस वक्त वो कमा नहीं रहे, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। तो पाकिस्तान में भी हफीज़ शेख साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ को और इकॉनमी को पूरी तरह समझते हैं। बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी जो इक़्तिसादी उस पर हमें गौर करना है कि वो कैसे खड़ी रहेगी। लेकिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म, कुछ अमली इक़दामात की ज़रूरत है। आप इसमें कोई अच्छी बात है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा रोज़ाना आके बता रहे हैं, वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बता रहा है कि ये हो जाएगा, क्वारंटीन यहाँ पर हमने कर दिया, ये कर देंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। इस वक्त जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं, वो लोग जो दुकानों पे काम करते हैं,
जो फैक्ट्रियों पे काम करते हैं, जो शादी हाल्स में काम करते थे, जो छोटे छोटे स्टोर्स में काम करते हैं, उनकी नौकरियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। उनके जो ओनर्स हैं उनके पास पैसे नहीं हैं। ये इस मसले पर आप गौर करें, इस मसले पर हंगामी बुनियादों पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना से तो कोई बच गया तो अगर ये पेमेंट ना दे सका तो वो तो सदमे से ही मर जाएगा। अगर उसका बिजनेस छिन गया तो उसकी शरेआन फटेगी, उसको हार्ट अटैक होगा, वो बड़ी परेशानी में आएगा। तो मोहतरम वज़ीर आज़म, मोहतरम हफीज़ शेख साहब, इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये सारे बड़े अहम मौजू हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे मौजूआत हैं जिनमें एक जंग ग्रुप के ख़िलाफ़, जो एक जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ तो नहीं है, उनके जो ओनर हैं मीर शकीलुर रहमान साहब, उनके हवाले से एक ट्रांजैक्शन, नैब की इन्वेस्टिगेशन, उनकी गिरफ़्तारी, अदालती मामला, वो सारा चल रहा है। और क्योंकि शकील साहब भी उसी सफ़ में हैं जिसमें नवाज़ शरीफ साहब खड़े हैं, वो भी एक ऐसा बयानिया, सबको पता है, यानी ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि नून लीग की जिस कदर मोहब्बत थी शकील साहब को, और जिस अंदाज़ में जंग और जियो ग्रुप और उनके जो कालम निगार हैं, उनके जो प्रोग्राम एंकर्स हैं, वो तारीख़ें देते रहे हैं कि हर 2 महीने बाद गवर्नमेंट जाने वाली है इमरान खान साहब की, और जिस अंदाज़ में वो सारी चीज़ें चलती रही हैं, तो वो शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ, मुस्लिम लीग नून और जियो जंग ग्रुप, ये बिल्कुल आप इन्हें कज़न्स कह सकते हैं। वो एक ख़ास बयानिया जो नवाज़ शरीफ साहब देते थे कि ये 4-5 लोग क्या कर सकते हैं, वही उसी बयानिए को प्रमोट, मिसिंग पर्सन हो, पाकिस्तान की अदालतें हों, एक आज़ादी सहाफ़त का इन्होंने एक ऐसा इशू बना के रखा है जो ऐसा दुनिया को तासर देने की कोशिश की। और फिर क्योंकि ये लोग इन टच हैं, जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं आज़ादी सहाफ़त की, तो वहाँ पर भी एक मखसूस अंदाज़ में चीज़ें फ़ीड की गई हैं और फिर उसकी रिफ़्लेक्शन हमें नज़र आती है। तो वो मैं उस मसले पर भी गौर करूँगा, यानी हम उस पर भी बात करेंगे। वो मैं आपको एक शॉर्ट थोड़ा सा एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इमरान खान साहब का, जो उन्होंने इंटरव्यू हामिद मीर साहब को जब वो वज़ीर आज़म बने थे, पहला इंटरव्यू उन्होंने जियो को दिया था। आज जो जियो कह रहा है ना कि ये हुकूमत जियो को बंद करने की कोशिश कर रही है और ये आज़ादी सहाफ़त का इशू है, जो डेटा और रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें तो मरकज़ी हुकूमत ने और पंजाब की सूबाई हुकूमत ने सबसे ज़्यादा इश्तिहार इमरान खान साहब की हुकूमत में किस ग्रुप को दिए हैं, आपको सुनकर हैरत होगी कि वो जंग और जियो है। सबसे ज़्यादा इश्तिहार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जियो को मिले हैं, अखबार में जंग को मिले हैं, द न्यूज़ को मिले हैं, सबसे ज़्यादा इश्तिहार। लेकिन जंग ग्रुप फिर भी ये कहता है कि उनके पास पैसे नहीं है, 3-3 महीने की मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं दे रहे, और अब ये कह दिया है कि जाएं सड़कों पर जुलूस निकालें तो तनख्वाह मिलेगी। तो अब ये जो बहुत सारे दोस्त हमारे दोस्त जो हमें सड़कों पे नज़र आते हैं, उनके दिलों में दर्द पता नहीं शकीलुर रहमान का है या नहीं, लेकिन उनको बता दिया गया कि जाएं, बैनर उठाएं, नारा मारें, सड़क ब्लॉक करें, टायर जलाएं, फिर तनख्वाह मिलेगी, वगरना तनख्वाह का चांस नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो पहला अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने जिन लोगों ने माल बनाया, जिन लोगों ने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नाजायज़ तौर पर लिए, माजी के हुक्मरानों के साथ मिलकर करप्शन की, या जो माजी के हुक्मरान जो करप्शन में मुलव्वस थे, पहले इंटरव्यू में इमरान खान ने जो बातें कही थी हामिद मीर साहब से, मैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा बिल्कुल हो जाएगा कि ये सारी जंग, सारी कहानी है क्या। और इमरान खान साहब ने ये वार्न किया था कि अपने घरों को ठीक कर लें, अगर कोई गलतियाँ की हुई हैं तो उसको करेक्ट कर लें, वगरना मैं आपको पकड़ूंगा और आप बहुत रोएंगे, आप बहुत चीखेंगे। आइए ज़रा इमरान खान साहब का वो क्लिप मैं आपको सुनवा दूँ, क्योंकि हमारी मेमोरीज़ बहुत शार्ट हैं। खान साहब ये कह रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगियाँ भी आसान करें, हमारी ज़िंदगियाँ भी आसान करें, बेनामी असासों पर भी कब्ज़ा किया जाएगा, और तमाम जो जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उनसे भी सवाल किया जाएगा। अब उसमें चाहे पॉलिटिशियन थे, चाहे कोई बिज़नेसमैन है, चाहे कोई मीडिया ओनर्स हैं, जो भी है अक्रॉस द बोर्ड, अगर उससे ये सवाल किया जा रहा है तो उसको कोई आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ की अदलिया आज़ाद है। और सलमान इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया, ARY के जो चेयरमैन हैं, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था।
जिसमें उन्होंने कहा कि 2015 में बोल के ख़िलाफ़ मुकदमा, यानी बोल के ओनर शुएब शेख साहब को भी जेल में डाला गया। तब तो कोई आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं था। ख़ुद सलमान इकबाल साहब के ख़िलाफ़ बगावत का पर्चा दर्ज किया गया, उनके स्टाफ के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया गया। जिस वक्त जो कायद आज़म की रिहाइशगाह थी उसको ज़ियारत में जलाया गया तो उन्होंने उसकी फुटेज चलाई थी एक ख़बर के लिए, गद्दारी का पर्चा दर्ज किया गया। और जंग और जियो ग्रुप जो हैं उन्होंने तो इसको सपोर्ट किया था उस वक्त। हालांकि ये प्योरली एक सहाफ़त का मसला था। और अब फिर शकील साहब का अगर वो शॉट हमारे पास है, अगर वो चला दें जिसमें वो ख़ुद ये एडमिट कर रहे हैं कि ये जो सहाफ़त है ये मैं सहाफ़त नहीं कर रहा, मैं एक धंधा कर रहा हूँ, मेरे पास ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा बिज़नेस है। लेकिन अब बहुत सारे वो लोग जो उनके ग्रुप में काम करते हैं या जो उनके साथ रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये सहाफ़त का मसला है। बहरहाल ये जो इशू है ये एक ऐसा इशू जिसने पाकिस्तान को अपनी ग्रिप में इस तरह से लिया हुआ है कि एक बड़ा मीडिया ग्रुप इस पर एहतजाज कर रहा है। इस पर मज़ीद जो है वो बात करेंगे और ये मैं शॉर्ट भी जब इस पर हम बात करते हैं तो मैं आगे आपको सुनवाता हूँ। लेकिन अभी शहबाज आप बैठे हुए बड़ी देर से, प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये कोरोना के मामले को वो कह रहे हैं कि मैं ख़ुद सुपरवाइज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं ये एक बात क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट, क्योंकि मैं सेनेटर शहरी रहमान साहबा का ट्वीट पढ़ा, जबरान नासिर साहब का ट्वीट पढ़ा। उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से वापस आए हैं यूके और यूएसए के एयरपोर्ट से, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हैं पाकिस्तान में, कराची पे, लाहौर पे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो बताया गया है या उन्होंने जो देखा है कि वो इतने अच्छे इंतज़ामात हैं, जिस तरह से चेकिंग की जा रही है, लोगों को स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है और उसके बाद फिर उनको आने की इजाज़त दी जा रही है, कि ये वो कहते हैं कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम हो। ये तो यहाँ तक तो ये बात क्रेडिट गोज़ टू गवर्नमेंट के, उन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन जो दूसरा मामला है, ये जो कारोबार इतना मुतासर हो जाएगा, लोगों के पास अपने बिजनेसेस के रेंट देने के लिए पैसे नहीं हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए पैसे नहीं हैं, इसके बारे में हुकूमत कुछ सोच रही है? या आपको नज़र आता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस मिनिस्टर या वज़ीर ख़जाना, क्योंकि आपकी बड़ी नज़र रहती है पीएम साहब की एक्टिविटी पर, आपका क्या असेसमेंट है? बहुत शुक्रिया समी साहब। हुकूमत की दिलचस्पी का अंदाज़ा तो आप इस बात से लगा लें कि मुल्क की तारीख में पहली बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास सिर्फ कोरोना के मामले पे हुआ, यानी कि सेहत के मामले पे पहली बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास पाकिस्तान की तारीख में हुआ। फिर उसके बाद एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई, जिसका मकसद ये था कि जो कोरोना के जितने भी केसेस पाकिस्तान में हैं उन पर नज़र रखनी है और उसके तदारुक के लिए इक़दाम करने हैं, जिसमें चारों सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। उसके अलावा अस्करी क़यादत इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें ISI IB से भी लोग उसमें जो हैं वो और MI से भी लोग जो उसमें लिए गए थे। और आज उसका पहला इजलास तो कल हुआ, वज़ीर-ए-आज़म ने उसको एक इजलास चेयर किया जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला जो है वीडियो लिंक में शरीक थे। और जहाँ तक आपने बात की मुल्की मईशत के हवाले से, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने एक इजलास तो चेयर किया है कौमी राब्ता कमेटी का, उसके बाद दूसरा इजलास चेयर किया है कोरोना से जो मुल्की मईशत मुमकिन तौर पर मुतासिर होगी। ये बात वही होगी कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब होटल्स बंद हो जाएंगे या जिस तरह सिनेमा घर बंद कर दिए हैं, शादी हॉल्स बंद कर दिए हैं, तो उनको नुकसान तो होगा। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी कायम की है, उसका बैनुल वज़ारती कमेटी उसका नाम दिया गया है और उस कमेटी को चेयर करेंगे हफीज़ शेख साहब। और उस कमेटी का मकसद ये होगा कि उसने पूरे मुल्क में जो इस कोरोना की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो डिसीजन थे, एलामी में 11 पॉइंट थे, जिसमें बॉर्डर्स भी बंद किए, सिनेमाज भी, शादी हॉल भी बंद किए और स्कूल जो बंद किए, जो नुकसानात मईशत को होंगे एक तो उसका तखमीना लगाया जाएगा कि कितना होगा। और हफीज़ शेख जो है वो इजलास को चेयर करेंगे। उसके अलावा चारों सूबाई हुकूमतों से वो राब्ते में रहेंगे। उसके लिए हुकूमत एक फ़हरिस्त बना रही है कि किस किस को कितना नुकसान हुआ है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमाद अज़हर जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं इक़्तिसादी उमूर के, उनकी ये ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो वर्ल्ड बैंक से, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर जो आलमी इदारे हैं वो उनसे राब्ते में रहेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की सूरत हाल क्या है। क्योंकि शहबाज ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जैसे फ्लड आता है और उसमें लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट उसको कैलेमिटी हिट एरिया डिक्लेयर करती है और उसके बाद उन लोगों को
जो उन्होंने पेमेंट्स ली होती हैं खाद के लिए, बीज के लिए, उसमें कंपनसेशन दी जाती है और अगली फसल के लिए भी उन्हें थोड़ी मदद की जाती है, क्योंकि इसके बगैर वो उठ नहीं सकते। ये हमने देखा अमेरिका में भी ऐसा ही होता है और अभी वहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट कम किए हैं और उसके बाद इस बात की बड़ी तवक्को है वहाँ पर, क्योंकि जब आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं तो फिर आपको जो क्रेडिटर है वो 2-3 महीने का, 4 महीने का आपको एक पीरियड देता है, आपको रिलैक्स करता है ताकि आप अपनी जो पेमेंट्स हैं उसको डेफर कर दें। इसका आपके क्रेडिट पर भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ हो गई जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं था और ये एक बड़े पैमाने पर ये आई। तो यहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि एक वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का अदराक है और इस बात का इम्कान है कि यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से इस हवाले से मूव किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि दो जो हुकूमती मुआशी टीम है उसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हफीज़ शेख और हमाद अज़हर। हफीज़ शेख जो है कमेटी को चेयर करेंगे, वो तमाम तर मामला देखेंगे, जबकि हमाद अज़हर जो है वो इंटरनेशनली यानी कि आलमी बैंक ने जो इमदाद का ऐलान किया है वो उनसे राब्ते में रहेंगे। उसके अलावा एशियाई तरक्याती बैंक से राब्ते और जो आलमी डोनर्स हैं उनसे वो राब्ते में रहेंगे, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बताएंगे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि कैबिनेट मीटिंग कल सिर्फ 2 निकाती एजेंडे पे होगी। पहला उसमें यह है कि बजट की तैयारी। अब बजट डेफिनेटली जब आपकी मईशत को नुकसान हो रहा होगा तो आपने अगले साल का बजट बनाना है, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि इस साल हम कितने डेफिसिट में रहे हैं। और ख़ास तौर पे ये जो 3-4 माह है बजट से पहले, क्योंकि मई जून हो सकता है बजट इस बार लेट हो जाए, रमज़ान आ रहा है, तो 3-4 महीने हुकूमत ने देखना है कैसे गुजारने। और दूसरा जो कल नुकता होगा वो बिजली के बिलों के ऊपर है। तो प्राइम मिनिस्टर को डेफिनेटली इसका इदराक है और खसूसी आज इजलास ये इसलिए बुलाया गया था और कल कैबिनेट में भी ये जो है वो इस बात पे डिस्कशन होगी कि इस मामले को कैसे आगे लेके चलना है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते हैं कि जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो इन पर अपनी तौर पर भी ये तमाम तर मामला देखें, क्योंकि शादी हॉल जब बंद होगा तमाम तो प्राइवेट हैं, सिनेमा भी प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट का चलो जो अपना है वो गवर्नमेंट खुद तखमीना लगाएगी, जो प्राइवेट्स हैं वो सूबाई हुकूमतों के ज़िम्मे ये लगाएंगे कि वो खुद बताएं कि वो कितना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आज जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में तो चारों वज़राए आला जो हैं वीडियो लिंक पे थे, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। तो उनका पहला जो वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जी हमें एक तो जो बैनुल सूबाई सरहदें हैं वो बंद कर दें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सिंध में बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। तो इस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम मुशावरत करेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि मईशत का भी जो सिंध के अपने हैं, क्योंकि फ़ंड्स हमें चाहिए तो इसके लिए भी कुछ करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने इसके लिए ऑलरेडी जो एक कमेटी बना दी है, बैनुल वज़ारती कमेटी जो है वो ये तमाम तर मामला देखेगी। तो प्राइम मिनिस्टर इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और उम्मीद ज़ाहिर ये की जा रही है कि इस हफ्ते या आइंदा हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इस लेवल पे एक तखमीना लगा लेगी और उसके बाद जो है जितने भी लोग हैं उन्हें कंपनसेट कर किया जाएगा। बहरहाल नाजरीन, ये आप शहबाज़ की भी बात सुन रहे हैं। हम जो दुनिया में इस वक्त चीज़ हो रही है, दिन ब दिन इलाके जो है वो क्वारंटाइन हो रहे हैं और जो रूट्स हैं बहुत सारे उनको बंद किया जा रहा है, फ़ज़ाई सफ़र बंद हो रहा है। फ़्रांस में तो ये सूरत हाल है कि वहाँ पर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत हो गई है, स्टोर्स में कुछ नहीं है। लंदन के जो इमेजेस आ रहे हैं यूके के, वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं कि लोगों से कि वो ये फ़ूड स्टोर्स के सामने फ़ूड लेने के लिए। मेरी ख़ुद फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ़ अमेरिका में है, मेरी रोज़ाना उनसे बात होती है। तो सबसे पहली बात जो मेरी वाइफ़ ने 2 दिन पहले मुझे बताई, उसने कहा कि मैं स्टोर जा रही हूँ अपने बेटे को लेके और वहाँ पर मैं जाके तो कम से कम 2 या 3 महीने की जो ग्रॉसरी है वो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप 6 महीने की ग्रॉसरी अपने पास स्टोर करें, क्योंकि इस बात का इम्कान है कि अगर ये जो पोर्ट्स हैं उनको बंद कर दिया जाए तो ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं इनकी जो शिपमेंट है ये मुतासर हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में हमारे पास, क्योंकि अभी टेस्टिंग उस अंदाज़ में नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी बहुत कम तादाद में कैपेबिलिटी है और फिर इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। अगर आप एक बंदे का टेस्ट होता है और उसमें वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर वो घर तो नहीं जाएगा, वो घबराहट में होगा, वो हॉस्पिटल में रहना चाहेगा, वो चाहेगा कि उसे क्वारंटीन कर दिया जाए। पाकिस्तान के पास तो कोई फैसिलिटी नहीं है। चाइना ने सिर्फ वुहान में जब ये मामला हुआ तो 16 हॉस्पिटल उन्होंने बनाए, एक हफ़्ते के अंदर एक और फिर अगले हफ़्ते में 15 और बनाए। तो वो सारे के सारे जो हॉस्पिटल हैं अब बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर चाइना उन्होंने जो सख्त गीर इक़दाम किए अपने, जिसमें उन्होंने इलाकों को आइसोलेट किया, लोगों की मूवमेंट को पाबंदी लगाई, तो उससे
उन्होंने उस बीमारी को कंटेन किया, कंट्रोल किया। तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान में भी यहाँ पर जो दुनिया का ये हिस्सा है, यहाँ पर भी वही इक़दाम अल्टीमेटली करने पड़ेंगे। उसके बग़ैर ये जो बीमारी है, ये जो डिज़ीज़ है, ये जो वबा है, ये फैलने से रुक नहीं सकती और ये बहुत ज़्यादा ये अफेक्ट करेगी। बहरहाल हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर हमारा यकीन है और उसी से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम ये मुश्किलें आसान करे। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और वापस आते हैं। तो तस्नीम असलम साहबा जो साबिक हमारी वज़ारत ख़ारजा की बड़ी अहम ओहदेदार रही हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ये हदायत थी कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए। तो क्यों ना इंडिया के ख़िलाफ़ बात की जाए, क्यों नवाज़ शरीफ साहब ये चाहते थे। और फिर थोड़ा जो जंग ग्रुप का मामला है जिस पर एक इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो करोना की सूरत हाल है और जिस तरह उसने इक़्तिसादी सूरत हाल को इम्पेक्ट किया है, जिस तरह लोगों की ज़िंदगियाँ तल्ख़ हुई हैं पूरी दुनिया में, उस पर बात कर रहे थे। अभी ब्रेक में मुझे मेरे भाई ने जो लास वेगस में है, अपनी फ़ैमिली को विज़िट करने गया हुआ है, उसने बताया कि वहाँ पर जो बड़े बड़े स्टोर हैं बिल्कुल ख़ाली हो गए हैं और हालत यह है कि दूध और अंडे तक जो हैं वो नहीं मिल रहे। तो पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, कोई पैनिक हम नहीं फैला रहे, ना फैलाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस बीमारी को स्प्रेड करने से, होने से रोका गया, तो उसका एक ही तरीका था कि क्वारंटाइन किया गया, इलाकों को आइसोलेट कर किया गया। तो जब आइसोलेशन हो जाएगी, कोई ना जा सकेगा ना आ सकेगा, तो ये अशियाए ज़रूरत कौन लेके आएगा। तो इसलिए ये एक इशू होगा अल्लाह ना करे, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान में भी ये एक इशू बनेगा क्योंकि अभी हमारे यहाँ टेस्टिंग नहीं है। और जिन डॉक्टरों से मेरी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में इस बात का इम्कान है कि लोग मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट की हमारे पास करने की वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुव्वत मदाफ़त मज़बूत है वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव भी करेंगे और इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो डेथ रेट है, वो लेस दैन 2% है। तो इसलिए सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि जो बहुत ज़्यादा घबराने वाली हो, लेकिन बहरहाल जो ज़िंदगियाँ हैं वो ज़रूर इम्पेक्ट वो उन पर हो चुका है और आने वाले दिनों में होने का इम्कान है। अब मैंने ज़िक्र किया था वही जो शकील साहब का, मैंने कहा था कि आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ। अब उनके दोस्त कह रहे हैं कि ये जो जंग और जियो जो ओनर को गिरफ़्तार किया गया है, ये आज़ादी सहाफ़त का मसला है, ये सहाफ़त पर हमला है। वो ख़ुद क्या फरमाते हैं कि वो क्या कारोबार करते हैं, जंग और जियो क्या करता है, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिए। हमारा ये कारोबार है और हम हलाल से ये कमाना जानते हैं, तो हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूँगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। वो कह रहे हैं कि ये मेरा कारोबार है और मैं इसमें नुकसान नहीं करूँगा, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। तो उन्होंने नुकसान तो नहीं किया। 54 कनाल ज़मीन, ज़ाहिर है अगर वो मीर शकीलुर रहमान ना होते, जंग अखबार उनके साथ नहीं होता, तब जियो तो नहीं था और जंग एक बहुत बड़ा अखबार था, तो क्यों उनको ये 54 कनाल ज़मीन जौहर टाउन में दे दी जाती। और यही वो मरात हैं। देखिए, पाकिस्तान में पिछले 70 साल में जो बलात्कार हुआ, उसमें जब डिक्टेटर्स ने इस मुल्क पे इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया या करप्ट लोग जब बरसे इक़्तिदार थे, तो ये मीडिया उनको सपोर्ट करता था। आज भी मैं आपको कहता हूँ कि आप जाइए, जंग के किसी पुराने दफ्तर में जाइए, किसी पुरानी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे जाके आप 4 अप्रैल को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, आप नवाए वक्त का इदारिया पढ़ लें, आप जंग का इदारिया पढ़ लें, वहाँ पर मज़ामीन पढ़ लें, आप अंग्रेज़ी अखबार डॉन बहुत बड़ा अखबार है, उनके भी इदारिये और मज़ामीन पढ़ लें, तो ये तमाम अखबारात ज़ियाउल हक़ के उस कदम को, जिसको आज ये कहते हैं कि वो जुडिशल मर्डर था और आज ये सारे जमहूरियत का परचम थामे इस मुल्क में
आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी राय और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उस कत्ल को, उस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के कत्ल को ये सपोर्ट कर रहे थे, ये उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे। और ये जो सारी मरात इन्हें मिली ये इसीलिए दी गई थी। मैं और आप जाएं 54 कनाल ज़मीन जौहर टाउन में, एक प्लाट जिसमें सरकारी गलियां भी मिल जाएं, किसको क्यों देगा कोई? नवाज शरीफ साहब तो चाय भी अपने पल्ले से नहीं पीते, सरकार के खाते से पीते हैं। कितनी अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत दी है, दौलत दी है, लेकिन वो अपना पैसा नहीं खर्च करते। ये सारे लाहौर को पता है। बाबर डोगर हमारा ब्यूरो चीफ जानता है, पूरे नाम हम आपको बता सकते हैं कि वो क्लब 7 क्लब रोड से खाने पीने की चीज़ें भी वैगन में भर के जाती हैं, जाती उम्रा। और जो स्पोर्ट्स बोर्ड का जो मुलाजमीन हैं, जो सरकार की मुलाजमत करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो ज़ाती मुलाजमों की हैसियत से काम करते हैं, जाती उम्रा में करते रहे काम। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, शायद अब भी बहुत सारे लोग कर रहे हों। तो ये इस चीज़ को अनर्थ करना, इस चीज़ को पकड़ना, अब ये आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं है। और मैंने आपको वो शॉर्ट भी सुनवाया जिसमें शकील साहब कह रहे हैं कि ये नहीं है आज़ादी सहाफ़त का मसला। अब आप देखें, फ़र्क देखें। जब शुएब शेख पर पर्चा हुआ तो वो कहा गया कि जी एग्जैक्ट जो इंटरनेट कंपनी है उन्होंने ये सारा गलत काम किया है, जो कि एक झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। हालांकि स्टेट बैंक के ज़रिए $600 मिलियन पाकिस्तान आया था और कोई भी इलीगल काम नहीं था, और ख़ास तौर पर बोल से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया, मैंने पहले आपको बताया। बोल के हज़ारों मुलाजमीन जो थे उनको बेरोज़गार किया गया, बोल टेलीविज़न को बंद किया गया। और मैं बड़े अफसोस से ये बात कह रहा हूँ, मेरे लिए काबिल एहतराम है सारे ये बड़े बड़े सहाफ़ी जो हैं, करोड़ों रुपए तनख्वाह वसूल की इन्होंने, फिनोमिनल सैलरीज। बोल ने लाइफस्टाइल तब्दील कर दिया, और यही दुख था इन मालकान को बोल के खिलाफ, जिस पर वो जो लोग, अब मैं उनकी क्या आपको सैलरीज और उनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बताऊं जो फिनोमिनल थी। एक दिन के अंदर इन्होंने ये कहा, शुएब शेख साहब हम इस्तीफ़ा देते हैं, आप अपना नाम क्लियर करें, उसके बाद हम इस दफ्तर में आके काम करेंगे। और करोड़ों रुपए वो जो लेते रहे तनख्वाह, वो लेके तो ये चले गए। लेकिन अब एक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ये कोई जंग का खाता नहीं खोला गया, कोई जियो का खाता नहीं खोला गया। मैंने आपको ये बताया कि जंग और जियो को सबसे ज़्यादा इश्तिहार मिले इस हुकूमत ने दिए, सबसे ज़्यादा 70 करोड़ जियो को और 40 करोड़ जंग को, करोड़ों की। लेकिन तनख्वाह 3 महीने से पीछे है। जियो और जंग के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिल रही। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप हड़ताल करें, सड़क ब्लॉक करें, बाहर जाएं, जुलूस निकालें। और जंग और सहाफ़ी पाकिस्तान के कोई इतनी कम भी याददाश्त नहीं है। अभी वो जो कमेटी अरशद वहीद चौधरी की सरबराही में मिलने गई थी शकील साहब से अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए, क्या कहा था शकील साहब ने उन्हें? कितने % को फारिग कर रहा हूँ, अभी अपना नाम बता दें। और तुम गाड़ी में आए हो, गाड़ी जंग ने दी हुई है, तनख्वाह मांगते हो, कोई मेरे पास पैसा नहीं है। और ये 54 कनाल वर्कर्स के घर बनाने के नाम पर ली गई थी ये ज़मीन, और रूल्स रिलैक्स करके। और ये लिखा चीफ मिनिस्टर ने कि दोबारा ये प्रेसिडेंट्स के तौर पर भी पेश नहीं किया जाएगा। तो अगर अदालतें आज़ाद हैं, शकील साहब जाएं अदालत में। हाँ, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई, अगर उनको किसी ने नाजायज़ तंग किया, तो कोई भी पाकिस्तान का शहरी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हमारी अदालतें आज़ाद हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मामला अदालत में है, तो अदालत फैसला करेगी। आप सब्र तो लें। लेकिन अब अगर आप अपने आप को अनटचेबल समझते हैं, अगर आप अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कानून के दायरे में रहते हुए सलमान इकबाल ने भी इसको फेस किया, शुएब शेख भी कानून की जंग लड़ते रहे, अदालतों से ज़मानतें ली। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा खड़ा है। यहाँ के जो वर्कर्स हैं, अच्छे हालात थे, बुरे हालात थे, तनख्वाह थी नहीं थी, काम किया है, मोहब्बत से काम किया है, दिल से काम किया है, और कोई भी हम में से कहीं नहीं गया, इसलिए कि कमिटमेंट थी इसके साथ, इस इदारे के साथ। और हम ये समझते थे कि ये जो किया जा रहा है, ये एक ज़्यादती की जा रही है, लेकिन लोग लड़े और लोग खड़े हुए। शकील साहब का तो मसला भी ऐसा नहीं है। मैं आज
एक अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा जिसमें उन्होंने, क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिमांड और मुकदमे के ख़िलाफ़ अपील दायर की थी, तो बड़ा एक लंबा आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा कि जंग ग्रुप ने तो जो जजों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आज शकीलुर रहमान का मुकदमा, वो शकीलुर रहमान जो जजों के लिए, अदालतों के लिए लड़ता रहा, एक बेगुनाह मुकदमे में वो बंद है और आज उसका मुकदमा अदालत के सामने है, क्योंकि आज पेश होना था। बड़ी टाइमिंग के साथ वो उन्होंने कॉलम लिखा। लेकिन मैं याद कर रहा था कि वो जो पनामा पेपर्स का जब मामला था शहबाज, तो उस वक्त वो जो एक इल्ज़ाम जजेस पर लगाया इन्होंने, जंग ग्रुप ने, JIT नूरानी साहब ने एक बड़ी स्टोरी बनाई कि जिसमें ये कहा गया कि जनाब एक जज के कहने पर JIT बनाई गई। इंतहाई संजीदा और इंतहाई ऑनरेबल इंटेग्रिटी वाले जो जज थे उन पर जंग ग्रुप के रिपोर्टर्स ने इल्ज़ाम लगाया। और ये जो मैंने आपको शकीलुर रहमान साहब का जो शॉर्ट सुनवाया ना, ये भी सुप्रीम कोर्ट से निकलते वक्त उन्होंने आके बात की। और उन्होंने जो मैंने नहीं सुनवाई जिसमें उन्होंने जजेस को ललकार कर, कोर्ट को ललकार कर कहा था। तो फिर ये आज जिस तरीके से मुकदमा पेश करने की कोशिश कर रहे, देखिए आप, इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग जंग के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि फिर वो जिस सेठ के लिए काम करता है ना, तो आज़ादी सहाफ़त का मेयार और एडिटोरियल पॉलिसी उस सेठ की ख्वाहिश ही होती है। और वही अब हामिद मीर साहब ने तो शकीलुर रहमान साहब को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और मौलाना शौकत अली जौहर और मोहम्मद अली जौहर के साथ मिला दिया। अब मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अखबार ज़िम्मेदारा के नाम से या ज़िम्मेदार के नाम से ज़रूर निकालते थे, ज़मीनों का काम उन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन पता नहीं क्यों हामिद मीर साहब ने ये उनको उस सफ़ में मिला दिया। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा और इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज़ादी सहाफ़त का मामला और मीर शकीलुर रहमान साहब अराज़ी केस पर हम बात कर रहे हैं। शहबाज, बड़ा इल्ज़ाम है जंग ग्रुप के तमाम एंकर्स लगा रहे हैं, हालांकि माजी में ये तारीखें देते रहे हैं, कभी कहते हैं दिसंबर में चली जाएगी, फिर कॉलम लिखा कि ये मार्च में चली जाएगी। उनकी अहलिया के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, हर तरह के जो इल्ज़ामात जंग ग्रुप ने और जियो ग्रुप ने लगाए हैं, लेकिन वो कभी इस पर ना शर्मिंदा हैं ना नादम है, उसको वो अपना हक और राइट समझते हैं। आप कवर करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उनके स्टाफ से भी बात होती है। अब ये जो एक बड़ा इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया है और नैब ने, क्योंकि नैब चेयरमैन के ख़िलाफ़ ख़बरें चल रही थी तो उन्होंने बदला लिया है, आपका क्या इम्प्रेशन है? इस खबर में बिल्कुल भी सदाकत नहीं है। देखें, चेयरमैन नैब और नैब का जो इदारा है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है और एक आज़ाद इदारा है। मेरी इस मामले पे जब ये इशू हुआ था, मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बड़े सीनियर लोगों से मेरी बात हुई थी, और ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बल्कि वफाकी वज़रा से, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा देखें, बात ये है कि माजी में ये जो इमरान खान की किरदार कशी करते रहे हैं, जब वो इवन के इमरान खान जिस वक्त अपोजिशन में थे उस वक्त जिस तरह ये करते रहे हैं, उस वक्त भी इमरान खान ने सिवाय ये कि कानूनी जंग के अलावा कभी इस तरह के इनको जिस तरह के इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं इस तरह नहीं किया इनको। लेकिन अब जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये जितना मैं समझता हूँ ये बिल्कुल, इसे हम कहें कि ये बहुत गलत एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि इमरान खान ऑर्डर दे नहीं सकते ना चेयरमैन नैब को। चेयरमैन नैब इमरान खान के अंडर नहीं आते। आपको याद होगा, बल्कि कुछ दोस्तों ने एक खबर चलाई थी, इमरान खान की वज़ीर आज़म की चेयरमैन नैब से मुलाकात की, उसकी बाकायदा तरदीद भी आई थी, फिर उसके बाद पैमरा से नोटिस भी आए। तो वो इसलिए कि नैब एक आज़ाद इदारा है, नैब कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं आता। और इस खबर में बिल्कुल भी सदाकत नहीं है कि इमरान खान, देखें, इमरान खान ने अगर करना होता इमरान खान 2.25 साल इंतज़ार ना करते। इमरान खान जिस वक्त इक़्तिदार संभाला था उस वक्त से ही प्राइम मिनिस्टर खिलाफ, जिस तरह आपने देखा कि जब उन्होंने कफ़ायतशारी मुहिम शुरू की तो कहा जी ये भैंसे बेच रहे हैं, कट्टे बेच, जिस तरह के पैकेजेस और रिपोर्ट चली, जितना ज़्यादा इन्होंने किया। अच्छा, मैं एक और अभी ये आज अंसार अब्बासी साहब बहुत जजेस का दर्द और कह रहे थे कि जी शकीलुर रहमान ही थे जो अदलिया का केस लड़ रहे थे। मुझे याद है कि जिस वक्त ये पनामा केस चल रहा था ना, और ये सारी बात हो रही थी कि अदलिया जो है वो अब अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो इन्होंने मालदीव के चीफ जस्टिस जो थे उनको वहाँ पर कहीं किसी ने गिरफ़्तार किया, या वहाँ पर सुपर लीड लगाई जंग अखबार में कि मालदीव के चीफ जस्टिस को गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि
इनडायरेक्टली ये मैसेज देना चाह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अगर चाहेंगे तो ये पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और माजी में क्योंकि जिस वक्त सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे तो नवाज शरीफ साहब ने हमला करवाया था मुस्लिम लीग नून ने, और उनके साथ ज्यादती हुई थी, फिर वो अदालती कू करवाया, ब्रीफ केस भेजे, पूरी एक हिस्ट्री थी। लेकिन उसमें ये क्या कह रहे हैं कि अब आज ये बहुत बड़ा मुकदमा उनका पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये मुकदमा शकील उर रहमान का अदलिया के सामने है, और ये काम तो सिर्फ शकील उर रहमान ही कर सकता है कि उसने अदलिया के लिए पता नहीं क्या कुछ किया। तो ये इस तरह के अच्छा, फिर जब ये था टर्की में वो जो टेक ओवर फौज का था, वो जब वो नाकाम हुआ तो जो जंग और जियो ने जो काम किया, यानी उसको वो नाम टर्की का ले रहे थे लेकिन वो सारी सूरत इस तरह बना के पेश कर रहे थे जैसे ये पाकिस्तान की है, और यहाँ पर अगर फौज ने आने की कोशिश की तो लोग यूँ सड़कों पे निकलेंगे। फौज ने ना आना था, ना उनका कोई प्लान था, सिर्फ वो जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है, बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के इदारों को उस हर पॉलिटिकल या मीडिया की कैंपेन में इन्होंने अपना वो एक हिस्सा वसूल किया। ये नज़र आ रहा है यानी अच्छा, लेकिन मैं उस पर कोई एतराज़ नहीं कर रहा इसलिए कि ये उनकी एडिटोरियल पॉलिसी है, अपनी उनकी लाइन है, जो वो मर्ज़ी लाइन करें। और अगर वो कहीं पर लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो ये हुकूमती इदारों का काम है, रियासती इदारों का काम है, पाकिस्तान की अदलिया का काम है कि वो उनके खिलाफ को कानूनी कार्रवाई करें। मैं इसमें ये नहीं कह रहा, मैं तो अभी भी ये समझता हूँ कि जैसे सलमान इकबाल साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक चीज़ हो रही है, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है और विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए। लेकिन इसको आज़ादी इजहार पर हमला समझकर, और ये कि जी जिस तरह नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझसे हिसाब ना मांगा जाए कि मैंने पैसे कहाँ से लिए, कि जनाब ये तो वोट को इज़्ज़त देने वाला मामला नहीं है, वो चीज़ जो है वही पैटर्न है जो नवाज शरीफ का है, वही पैटर्न इनका है। और वो जो मरियम साहबा के जो उनका जो रिएक्शन है, यानी ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, क्या वो पैगाम देना चाह रही हैं। अगर पाकिस्तान के लेजिटिमेट इदारे जो आइन और कानून के तहत बने हुए हैं, अगर वो किसी आदमी को गिरफ्तार करते हैं तो इसका मतलब है कि ओ माई गॉड, ये जो गिरफ्तारी है ये सिर्फ गरीब आदमी के लिए रह गई है, ये जेलें सिर्फ गरीब आदमी के लिए रह गई हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं बड़े बड़े वकील करके ले जाते हैं तो इसका मतलब है कि इनको रिलीफ मिल जाए। तो यही तो पाकिस्तान नहीं चाहिए। इमरान यही तो कह रहे हैं दो नहीं कि सबके लिए एक ही जैसा पाकिस्तान चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मैं तो कि तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से कवर कर रहा हूँ, मुझे याद है पनामा केस था तो इमरान खान साहब रोज़ाना आते थे और उसमें हमने देखा कि जिस तरह जियो जंग ग्रुप का जो किरदार रहा है वो हमेशा अदलिया के अगेंस्ट, वो दो इदारों को हमेशा टारगेट करते हैं, आप भी जानते हैं। और ये जिस तरह हमेशा वेस्ट के डार्लिंग है भाई सर, मतलब वेस्ट के डार्लिंग भी हैं और इन्हें पता है कि पैसा भी कहाँ से आना है, तो ये इन्हें पता है कि मल्टीनेशनल्स जो बाहर की जो एनजीओज हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे जब आपने अगर आपने उनसे मिलकर वेंचर करने हैं तो वो तो फिर अगर आपकी एडिटोरियल लाइन उनके नज़दीक होगी, एक जैसी होगी, तो तभी इश्तिहार मिलेगा ना। अगर आप सिर्फ पाकिस्तानियत की बात करेंगे, क्यों को आपको इश्तिहार देगा, क्यों को आपके साथ चलेगा, क्यों आपके साथ वो मिल के काम करेगा? बिल्कुल नहीं। ये सारा वही क्राउड है, एनजियोटिक क्राउड है। इनको सारे जो प्राइजेस मिले हुए हैं इन तमाम इनके कॉलम निगार्स को, इनके जर्नलिस्टों को, वो कहाँ से मिले हुए? वेस्ट से मिले हुए हैं, इसलिए कि वहाँ से इन्विटेशन भी आती है, वहाँ से माल भी आता है, वहाँ पर जाते भी हैं और उनके डाल लेंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये पाकिस्तान के इश्यूज़ चलते रहेंगे और हम आपको बेलाग तबसरे और ख़बर से इंफॉर्मेशन से आगाह करते रहेंगे। मुझे और शहबाज को इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।